जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है उसका आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। इसके साथ ही जो कक्षा 6 से 12 तक की स्कूली स्तर की जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें भी ये सिलेबस के रूप में है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और मैंने बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में लिखा है, बस आप इसको बड़े ध्यान से समझना और वीडियो को अच्छे से देखना। इस टॉपिक के जो मैंने की पॉइंट बनाए हैं उसी के आधार पर हम इसका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, फिर विशेषण से रिलेटेड जो प्रमुख शब्द हैं जिनमें विशेषण क्या है, विशेषक क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसके प्रकार और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का आज अध्ययन करेंगे। तो अभी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। देखो, विशेषण शब्द अपने आप में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, तो विशेषण शब्द का अर्थ क्या होगा, विशेषता बताने वाला। क्या अर्थ होता है विशेषण का, विशेषता बताने वाला या फिर विशेषता को उत्पन्न करने वाला। किसकी विशेषता उत्पन्न करेगा, तो इसके अर्थ के आधार पे हम इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं, इसके अर्थ के आधार पे इसकी परिभाषा क्या बनती है कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई एक बात। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब बोलोगे सर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कैसे, हमें पता है विकारी शब्द कितने हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। हमें पता है कितने हैं, 4 हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। हमें पता है इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके नाम को हम क्या कहने लग गए थे, संज्ञा। संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो तो उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करने लग गए, सर्वनाम का। अब जब संज्ञा और सर्वनाम को जब हमने पढ़ लिया तो हमें पता चल गया जो भी व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, स्थान होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, कोई दोष भी होगा, कोई गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, किसी न किसी प्रकार के उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए उनकी विशेषता बताने के लिए, जैसे मेरा नाम ललित है, अब ललित अच्छा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, तो वो सारी क्या है, उसके गुण हैं। तो वो अच्छे भी हो सकते हैं। गुण का मतलब ये नहीं है कि वो केवल उसके गुणों की विशेषता बता रहा है, हर प्रकार के उसके रूप, रंग, आकार, हर प्रकार का, तो उसके रूप में क्या आया, विशेषण। समझ में आ गई बात। अब इसको समझो अच्छे से। देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला भी विशेषण। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, इसको अभी हम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। इसका मतलब विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो अभी हम पढ़ रहे हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह तो हो गई इसकी अर्थ और परिभाषा। अब पढ़ते हैं विशेषक और विशेष्य क्या है। जैसे मान लो यहां लिख दिया गया विशेषक किसे कहते हैं, मैं लिख दूं यहां मीठा आम। देखो, आम शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है। आम क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, मीठा शब्द बता रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। और ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। मीठा आम तो विशेषण होता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब यहां आ रहा है विशेषक, तो ध्यान रखना विशेषक का मतलब विशेषण ही होता है। इन चारों शब्दों को ध्यान से समझना है, विशेषण, विशेषक, विशेष्य और प्रविशेषण। तो विशेषण की परिभाषा होगी। अब देखो विशेषक, जो शब्द विशेषता बताए, जिस शब्द से हम विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं। तो किस शब्द से विशेषता बता रहे हैं, मीठा, यानी विशेषक को ही हम विशेषण भी कह सकते हैं। अब आती है विशेष्य।
विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो इसलिए विशेष्य किसे कहते हैं? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये तो हो गया इतना। अब अगला शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण, देखो विशेषण के आगे प्र लगा है, इनको यहां से तोड़ते हैं। ये विशेषण, विशेषण से पहले प्र लगा है। हमें पता है इस वाक्य में मीठा आम में विशेषण कौन सा है? मीठा। अब इससे पहले जैसे यहां प्र लगा है तो इससे पहले मैं लगा दूं बहुत मीठा। बहुत मीठा आम। हमें पता है आम शब्द संज्ञा है, मीठा शब्द विशेषण है, और ये विशेषण की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत मीठा आम, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए उपयुक्त वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है, तो इसमें कौन सा है? बहुत शब्द। हमें पता है मीठा शब्द क्या है? विशेषण। तो यहां से ऐसे पहचानना है, विशेषण से पहले प्र उपसर्ग लगा है तो इसलिए विशेषण से ठीक पहले जो आएगा, जैसे बहुत मीठा आम या बहुत चालाक लड़का, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अर्थ, परिभाषा, विशेषक, विशेष्य, प्रविशेषण। अब आते हैं विशेषण के प्रकार। विभिन्न क्लासों की जो किताबें हैं उनमें दे रखे हैं 4 प्रकार, लेकिन मैं आपको बता दूं विशेषण के मूल रूप से 5 ही प्रकार होते हैं। अलग अलग कोचिंगों में या अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में जो आप गाइड बुक लाते हैं उनमें 4 प्रकार दे रखे, लेकिन मूल रूप से विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं और आपको 5 ही करने हैं। ठीक है, तो विशेषण के कितने प्रकार हुए? 5। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और अंतिम 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो व्यक्तिवाचक विशेषण। ये होते विशेषण के प्रकार। फिर आती हैं अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखा जाए तो अवस्थाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तुलना के लिए, उनके बीच में तुलना लाने के लिए अवस्थाओं की जरूरत पड़ी है। 3 प्रकार की होती है, इसका अभी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रकार। मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं, जो मैं बोलता जा रहा हूं उनको नोट करते जाना। ठीक है, प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का वर्णन करने वाले या गुणों का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वाचक मीन्स बताने वाले, गुण किसके? यानी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्वाद को बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे काला घोड़ा, अब घोड़े का गुण क्या है? काला है। नीला आकाश, आकाश का रंग कैसा है? नीला है। छोटा बच्चा, बच्चे की कैसा आकार है? छोटा है। मोटा आदमी, आदमी के उसके आकार की शेप उसको बताया जा रहा है। इस तरीके से गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो मैंने उदाहरण भी लिखा है, आप लिखते जाना। गुणवाचक विशेषण की पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप वाक्य में कैसे, कैसा, कैसी ये शब्द लगाकर आप पता कर सकते हो ये गुणवाचक विशेषण है कि नहीं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? तो हमें पता है वो काले रंग का है। तो इस तरीके से कैसी लड़की, पतली लड़की, गोरी लड़की, काली लड़की, जैसी भी। ठीक है, इस तरीके से हम ये लगा के गुणवाचक विशेषण को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का मतलब मैं जो यहां बता रहा हूं ध्यान रखना है, यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी जिनको हम गिन सकें, जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे आदमियों की गिनती हो सकती है, फ्रूट की भी गिनती हो सकती है।
ठीक है, पैसों की भी गिनती हो सकती है, इस तरीके के संख्यावाची शब्द जैसे। तो संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार गाय, तीन ऊंट, इस तरीके से जो निश्चित है, ये होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कोई, कुछ, जिसका हमें अनुमान न हो, जिनको हम गिन न सके, उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गणनावाचक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। गणनावाचक विशेषण के बाद आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक का मतलब होता है जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरीके के। फिर होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक नहीं, पहला दूसरा, पहला राम रमेश दूसरा स्थान है कक्षा में, इस तरीके से क्रमवाचक में पहला दूसरा। समुदाय सूचक में से दोनों, तीनों, चारों, सभी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। एक प्रत्येक सूचक विशेषण भी होता है जिसमें हर एक, प्रत्येक व्यक्ति, इस तरीके का जो आता है वो प्रत्येक सूचक विशेषण भी होता है। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया जिसके संख्या का बोध कराया जाता है। परीक्षा में अमूमन संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना है। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, एक ध्यान रखना, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम, दोनों में अंतर समझना है। ठीक है, मैं इनको रफ कर देता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक होता है परिणाम शब्दयुग में, एक होता है परिमाण। ठीक है, परिणाम का मतलब होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का मतलब यहां क्या है, मात्रा, यानी संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्राय ये द्रव्यवाचक संज्ञा ही होती हैं जो अमूमन एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जो किस में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन में। यानी परिमाणवाचक क्या है, मात्रा या माप तोल। इसकी इकाई हमेशा में क्या मिलेगी, लीटर में मिलेगी। जैसे आधा लीटर दूध, 1 केजी केले, इस तरीके के शब्द। लीटर, मीटर, ग्राम, किलो, टन, किलोमीटर, तोड़ा, क्विंटल, ऐसे शब्द जहां लिखे हुए होंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले, तो वो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण है वो दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हमें निश्चित पता है 10 केजी चीनी, ठीक है, 10 केजी घी। और अनिश्चित परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में कुछ दूध, ठीक है, इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखना है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर सबसे बड़ा ये है, जिसको हम गिन सकें वो संख्यावाचक विशेषण होगा और जिसको हम गिन नहीं सकें वो होता है परिमाणवाचक। थोड़े से रुपए दीजिए, थोड़ा शब्द आ गया, अब हमें पता नहीं है, मुझे थोड़े से रुपए दीजिए, थोड़ा शब्द। अब यहां इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये ध्यान रखना संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि रुपए को हम गिन सकते हैं। या फिर मेरी सब्जी में थोड़ा नमक डालिए, अब नमक को आप गिन नहीं सकते, वो एक मात्रा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, थोड़ा शब्द यहां अंडरलाइन है तो वो थोड़ा किसका बोध करवा रहा है, परिमाण का बोध करवा रहा है। मेरे ख्याल से संख्यावाचक और परिमाणवाचक आप अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। देखो संकेत यानी संकेत करता है, संकेत, ये हमने पिछले वीडियो जो हम सर्वनाम टॉपिक पढ़ा था उसमें भी मैंने इसके संबंध में आपको बताया है। तो ध्यान रखना, संकेतवाचक है सार्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक में, यह देखो ये सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, यह, वह, इस, उस, कोई, कुछ, कौन, क्या, किस आदि, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में, संबंधवाचक उसमें और प्रश्नवाचक में, इनमें ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। और वही प्रयोग कहां हो रहा है, संकेतवाचक विशेषण, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या निर्देशात्मक विशेषण भी
कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये उदाहरण है सिंपल सा, यह पुस्तक मेरी है। तो हमें पता है यहां यह शब्द जो अंडरलाइन है ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। कैसे है, मैंने आपको बताया है कि यदि इन शब्दों के बाद, पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। इन शब्दों के ठीक बाद यदि संज्ञा आ जाती है, ठीक इनके बाद, वहां हमेशा संकेतवाचक विशेषण होगा। और यदि इनके ठीक बाद संज्ञा नहीं आती है तो वहां हमेशा सर्वनाम होगा, चाहे वो निश्चयवाचक हो, चाहे वो अनिश्चयवाचक हो, चाहे वो प्रश्नवाचक हो। देखो यह पुस्तक मेरी है, अब इसको मैं बोल दूं यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अब यह शब्द जो आया है, अब यहां यह शब्द है, ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन अगर ये यही मैं इधर कर दूं और ये यहां ले आऊं तो ये वापस क्या हो जाता है, संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। या फिर दूसरा उदाहरण ले लो, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह शब्द है, इसके बाद ठीक क्या आ गई, संज्ञा आ गई घर शब्द, तो वो हो गया ये। अभी नेक्स्ट संकेतवाचक विशेषण मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ध्यान रखना परीक्षा में आने वाले ज्यादातर संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक विशेषण से यदि कोई टॉपिक आ गया तो यहां से आएगा, और फिर एक आता है अवस्था से संबंधित प्रश्न। तो मैं उसी चीज को आपके साथ क्लियर कर रहा हूं, यह ध्यान आपको रखना है। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो संकेतवाचक और सर्वनाम में आप मेरे ख्याल से अंतर समझ गए होंगे। इन शब्दों के ठीक बाद यदि संज्ञा आएगी तो हमेशा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा। कौन लड़का है, तो कौन के बाद ठीक संज्ञा आ गई तो कौन शब्द यहां क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। अब आता है नेक्स्ट पांचवा, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा शब्दों से बनता है। संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और प्रत्यय से जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उससे किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट होती है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ने के बाद किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट होती है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यह अमूमन स्थानवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, स्थानवाचक जो शब्द होंगे और भाववाचक जो शब्द होंगे, संज्ञा शब्द, उन्हीं में व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे जोधपुर एक स्थानवाचक शब्द है, वहां की प्रसिद्ध है साफे, तो जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुरी साफे, जयपुरी रिजाई, यानी उनके अंत में प्रत्यय जोड़ दिया, जोधपुर के ई प्रत्यय जोड़ दिया, जोधपुरी जूती, ठीक है, जयपुरी रिजाई, यानी प्रत्यय जोड़ने के बाद उस शब्द की विशेषता प्रकट कर, यानी उस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट की जा रही है, तो वहां कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। जैसे जोधपुरी साफे भारतीय लोग, धार्मिक लोग, तो इस तरीके से धर्म शब्द है, ये भाववाचक हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें एक प्रत्यय जोड़ के धार्मिक बना दिया गया, तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये अभी तक हमने विशेषण शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषण से रिलेटेड प्रमुख शब्द, विशेषण, विशेषक, विशेष्य और प्रविशेषण को पढ़ा। उसके बाद हमने विशेषण के प्रकार पढ़े, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण, जिनको मैं उदाहरण सहित आपको समझा चुका हूं। अब आती है अवस्थाएं। अब किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो गुणों की बातें की हमने, वो कहलाई विशेषण। अब इस विशेषण में, अब वो बातें तो हो गई, लेकिन सभी व्यक्तियों में क्या है, समानता नहीं है। हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं, जैसा मैं हूं वैसा आप नहीं है, आप जैसे हैं वैसा मैं नहीं हूं, यानी हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की तुलना है, हमारी अवस्थाओं में फर्क है। तो उस तुलनात्मक अध्ययन यानी विशेषण की तुलनात्मक अध्ययन की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था,
उत्तमावस्था, मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं, आराम से लिख लेना। मूलावस्था यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की तुलना नहीं करते, यानी मूल रूप में ही प्रकट लिखे जाते हो, मूल रूप में ही कहे जाते हो, उन्हें मूलावस्था, यानी इनकी किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मूलावस्था किसे कहते हैं? यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती और मूल रूप में ही लिखे जाते हैं या कहे जाते हैं, उन्हें हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे इसके मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई तुलना नहीं की जाती, ये मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं श्रेष्ठ, जैसे राम श्रेष्ठ है, मैंने लिख दिया। तो श्रेष्ठ शब्द यहां क्या है? विशेषण है। तो राम श्रेष्ठ है, किसी से तुलना नहीं की, बस हमने ऐसे ही बोल दिया सीधा राम श्रेष्ठ है, तो ये कहलाई मूलावस्था। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मतलब दो, उत्तर प्लस अवस्था, यानी दो के बीच में तुलना की जाएगी, यानी वह विशेषण शब्द, या ऐसे बोल सकते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। इसकी पहचान आपको परीक्षा में रखनी है, क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटिव जो प्रश्न आता है वो बहुत ही सिंपल आता है। हमने उदाहरण लिखा, देखो सबसे पहले राम श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ है, ये हो गई मूलावस्था। अब लिख दूं राम श्याम से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहां तुलना कर दी राम की किसके साथ? श्याम के साथ, यानी मूल उत्तरावस्था में क्या होगा? यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या पहचान है इसकी? यानी जो विशेषण शब्द होगा, ये विशेषण शब्द मैंने देखो यहां लिख रखा है, विशेषण सबसे पहले या तो क्या लगा होगा? रखना है, से लगा होगा और तर लगा होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है उस शब्द के साथ। नेक्स्ट क्या है? उत्तमा अवस्था। उत्तम उत्तम, सभी में उत्तम, यानी सबसे तुलना, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से सभी से तुलना करना, ये बोल सकते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की सभी संज्ञा व सर्वनामों से तुलना करना, वो उत्तमावस्था कहलाती है। इसकी पहचान है विशेषण सबसे पहले सबसे लगा होगा या फिर तम शब्द जुड़ा होगा, जैसे श्रेष्ठतम, राम श्रेष्ठतम है, ठीक है। इस तरीके से राम सब में श्रेष्ठ है या सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, उत्तरावस्था है, जो वाक्य की उत्तरावस्था होगी वो हमेशा अपादान कारक में आती है और उत्तमावस्था हमेशा अधिकरण कारक में आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये तीनों शब्द याद रख लो, यदि श्रेष्ठ शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब मूलावस्था, ठीक है। श्रेष्ठतम शब्द लिखा है तो उत्तरावस्था, श्रेष्ठतर लिखा है तो, और श्रेष्ठतम लिखा है तो कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था होगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई, मूलावस्था में से किसी की तुलना नहीं की जाती, उत्तरावस्था में दो से तुलना की जाती है, और पहचानने के लिए विशेषण सबसे पहले या तो से लगा होगा या विशेषण शब्द के साथ तर लगा होगा। उत्तमावस्था में सभी से तुलना की जाती है, सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, और विशेषण सबसे पहले या तो सबसे या सब में लिखा होगा या फिर विशेषण शब्द के साथ तम प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, जैसे से, श्रेष्ठतम, उत्तम, इस तरीके के उच्चतर, उच्चतम, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो। इस तरीके से ये विशेषण का जो हमारा ये टॉपिक था ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो को जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आप कीजिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।